हेलो बच्चों, डिसोल्यूशन की आज की क्लास में हम आपको पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन सिखाएंगे। तो आज की क्लास का आप टॉपिक लिख लीजिए पहले, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। लिखिए पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग पहले समझिए क्या होता है, फिर एक एक करके इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, एक्चुअली अभी तक जो सवाल आपने किया है उसमें रियलाइजेशन अकाउंट आपने बनाया होगा। अभी मैंने आपका टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, बल्कि उसका मीनिंग बता रहे हैं कि आखिर इसमें पढ़ने क्या आ रहे हैं हम लोग। हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, उसमें सारे एसेट्स, ऑल एसेट्स इधर दिखाए, ऑल लायबिलिटीज इधर दिखाए। मानते हो बात को? यस सर। उसके बाद आपने और क्या किया है, आपने सारे एसेट्स को यहां सेल किया, दिस इज कॉल्ड बाय बैंक। या किसी एसेट्स को पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तो आपने क्या लिखा था, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन तो यही करते थे ना, बाय बैंक, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर किसी एसेट्स को लायबिलिटी ने टेक ओवर कर लिया तो नो एंट्री, कोई एसेट्स सेल नहीं हुआ तो नो एंट्री। लेकिन सब ये सब बातें अब आप क्यों सिखा रहे हो? इसलिए सिखा रहा हूं कि मान लीजिए कि ऑल एसेट्स में आपके पास फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, एक्सेट्रा। बहुत तरह के एसेट्स आपके पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते बच्चों? यस सर, कितने भी तरह के एसेट हो सकते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या आपने जो सारे एसेट्स का सेल का अमाउंट यहां दिखा दिया, मान लो ये 2 लाख था, ये 3 लाख था, मेरी बात को 5 मिनट के लिए सुन लेना पहले, ये 5 लाख था। आपने क्या किया, 5, 3, 8, 2, 10 लाख की एसेट्स को एक साथ आपने सेल दिखा दिया 8 लाख। मान लो पार्टनर्स ने कुछ भी टेक ओवर नहीं किया। लेकिन मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि क्या ये सेल एक ही टाइम पे हो गया होगा? क्या ये फर्नीचर, क्या ये बिल्डिंग, क्या ये मशीनरी आज के आज बिक गए होंगे, कल के कल बिक गए होंगे, परसों के परसों बिक गए होंगे? ऐसा नहीं होता है। ये एसेट्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं, खासकर लैंड एंड बिल्डिंग, खासकर लैंड एंड बिल्डिंग काफ़ी कॉस्टली होते हैं। फर्नीचर भी कॉस्टली होते हैं, बिल्डिंग भी कॉस्टली होते हैं, मशीनरी भी कॉस्टली होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आज रात को सोकर उठे, मतलब आज रात को सोए, कल सुबह सोकर उठे और 10 बजे दिन में सारे एसेट्स बेच दिया। ऐसा होता है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि ये कॉस्टली आइटम्स है। कोई भी बंदा आपके पास परचेज करने आएगा तो वो इसका कम से कम प्राइस लगाएगा। अगर आपको ज़्यादा प्राइस चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, और आप वेट करेंगे। इतना कॉस्टली आइटम्स है, इतनी जल्दीबाजी नहीं कि आज के आज इसको आपने बेच दिया। ये मत समझना कि ये सब स्क्रैप हो जाता है। आप जब बिज़नेस को डिजॉल्व करते हैं तो बना बनाया बिज़नेस डिजॉल्व कर देते हैं, और ये सारे एसेट्स स्क्रैप हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अभी भी फंक्शनल होते हैं, और कोई भी बंदा अगर ये एसेट परचेज करेगा तो बिज़नेस में यूज़ करने के लिए ही परचेज करेगा। उनकी नियति होगी, उनकी इंटेंशन होगी कि इसको कम से कम प्राइस दी जाए, और आपकी इंटेंशन होगी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस ली जाए। और ये कब पॉसिबल है? जब आप वेट करेंगे। आपको जल्दी नहीं है। आप अगर जल्दीबाजी दिखाएंगे, आपको आज के आज पैसे चाहिए, तब तो फिर ये कम प्राइस में बिकेगा। अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपके पास मान लो 10 बिल्डिंग है, या 5, 6, 7 बिल्डिंग है, एक एक करके बेचेंगे आप। एक को आपने जनवरी में बेचा, दूसरा आपने फरवरी में, तीसरा हो सकता है अप्रैल में, चौथा हो सकता है जून में। सिमिलरली फॉर द बिल्डिंग, सिमिलरली फॉर द मशीनरी, एंड सिमिलरली फॉर द फर्नीचर।
तो सर आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी मेरे एसेट्स हैं उसको सेल करने में 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर ऐसे टाइम लगते हैं, एकदम से नहीं बिकते हैं। ठीक है ना। मान लो कि उसको बेचने में 1 ईयर का टाइम लग गया, उसको सेल करने में 1 ईयर का टाइम लग गया, और 1 ईयर में वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे, 5 स्टेप्स पे बिका हो। फर्स्ट स्टेप, सारे एसेट्स को हमने 5 स्टेप्स में बेच पाया। पहली बार में मेरे पास 2 लाख रुपए आया, सेकेंड टाइम मेरे पास 3 लाख रुपए आया, फिर मेरे पास 1 लाख रुपए आया, फिर मेरे पास हो सकता है 2 लाख रुपए आया हो। ऐसा हो सकता है ना। ऑफ कोर्स हो सकता है सर। जब सारे एसेट्स को हम एक साथ नहीं बेच रहे हैं, और एक साथ नहीं बेचने का वजह क्या आप जानते हैं? आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा आपको। अगर अच्छा प्राइस चाहिए तो आपने क्या किया, साल भर टाइम लगा दिया। आपने बिल्कुल मोल भाव करके, बिल्कुल बार्गेनिंग करके अच्छी प्राइस में सामान को बेचा है। फर्स्ट टाइम में कितने पैसे आए? 2 लाख। सेकेंड में कितने आए? 3 लाख। फिर कितने आए? 1 लाख। फिर कितने आए? 2 लाख। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। यस सर, ये बातें तो क्लियर हो गई। ऐसा ही बिकता होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता होगा। ये जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है ना, पता है क्या होता होगा? ये रियलाइजेशन अकाउंट ना सारे एसेट्स के बिक जाने के बाद बनता होगा। जैसे मान लो मैंने 1 ईयर में सारे एसेट्स को बेचा है, तो इस वक्त वो अकाउंट नहीं बना होगा, इस वक्त भी नहीं बना होगा। जब ये सारे एसेट्स सेल हो गए होंगे तब जाके रियलाइजेशन अकाउंट बना होगा। ऐसा मत समझना कि हर स्टेप्स पे रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है, नहीं। जब पहली बार एसेट बिका, नो रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज स्टिल टू बी सोल्ड लॉट ऑफ एसेट्स। अब रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बन सकता है? तो इसका मतलब सर एक्चुअली जो एसेट्स होता है वो टुकड़े टुकड़े में बिकता है। एसेट्स एक साथ सेल नहीं होता, टुकड़े में बिकता है। और टुकड़े को क्या बोलते हैं? पीस। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग मैंने समझाया नहीं, अभी पीस मिल का समझाया है कि एक्चुअली आपके एसेट्स पीस वाइज सेल होते हैं, एक साथ सेल नहीं होते हैं। और जब सारे एसेट्स सेल हो जाते हैं तब लास्टली जाके क्या बनाते हैं हम? तब लास्टली जाके हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जब ये टुकड़े में बिकते होंगे तो कुछ तो करते होंगे। क्या करते होंगे उस वक्त? बताइए। फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट रियलाइजेशन। जब आपके पास पहली बार पैसा है तो क्या कहलाएगा? ये फर्स्ट रियलाइजेशन। सेकेंड बार आए तो सेकेंड रियलाइजेशन। थर्ड में क्या कहलाएगा? थर्ड रियलाइजेशन। फोर्थ में फोर्थ रियलाइजेशन। जैसे जैसे टुकड़े टुकड़े में पीस वाइज पैसे आएंगे ना, उनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितने भी स्टेप्स में आपके एसेट सेल होंगे उतने रियलाइजेशन कहलाएंगे। ये मान गए? रियलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी एसेट्स को मनी में कन्वर्ट कर देने को ये रियलाइजेशन बोलते हैं। मान गए? यस सर। तो अब बताइए, जब पहली बार आपके पास 2 लाख रुपया आया होगा, जब आपने बिजनेस के पहले फर्स्ट एसेट को या फर्स्ट पार्ट ऑफ एसेट को बेचा और आपके पास कितना आया? 2 लाख रुपया आया। इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे फर्स्ट रियलाइजेशन। इस पैसे को लेने के लिए कितने लोग पहुंच जाएंगे? जितने भी बिजनेस के लायबिलिटी वाले लोग हैं। कितने भी, कौन कौन से लायबिलिटी वाले लोग होते हैं? देखो, एक होते हैं आउटसाइडर, ध्यान समझना बच्चे। दूसरे क्या होते हैं? इनसाइडर। आउटसाइडर कौन होते हैं सर? जो भी क्रेडिटर्स है और जो भी लोन्स है। इनसाइडर सर जो कैपिटल है। जितने पार्टनर्स हैं, मान लो ए बी सी, ये 3 पार्टनर्स है, इनकी जो कैपिटल्स है ये इनसाइडर है। अब ये 2 लाख रुपए पे सबकी नज़र है कि किसकी नज़र है? आउटसाइडर क्रेडिटर्स एंड लोन की भी नज़र है और इनसाइडर्स पार्टनर्स की भी नज़र है। लेकिन ये पैसा सबसे पहले किसको मिलेगा? इसका एक सीक्वेंस है, समझ लीजिए। सीक्वेंस ऑफ पेमेंट किसको मिलेगा सबसे पहले? आप बताइए। आपके घर में अगर गेस्ट आते हैं तो पहले क्या करते हैं? आप खुद खा लेते हैं, गेस्ट को खिलाते हैं? गेस्ट को खिलाते हैं। इन द सिमिलर वे बिजनेस में भी सबसे पहले पेमेंट किसकी होगी? आउटसाइडर्स की होगी।
आउटसाइडर्स में भी किसकी होगी? देखना, सबसे पहले पेमेंट का जो स्टेप होगा ना, वो होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस। देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई आउटसाइडर नहीं है, लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंस आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन है उसको करने में कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर वो एक्सपेंडिचर आप नहीं करोगे तो रियलाइजेशन का प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, ये सारे एसेट्स को आप सेल ही नहीं कर पाओगे। तो रियलाइजेशन के प्रोसेस को करने में जो एक्सपेंडिचर लगता है, सबसे पहला खर्चा तो वही करना पड़ेगा आपको, रियलाइजेशन एक्सपेंस। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बॉक्स में ले लेता हूँ, क्योंकि ये पेमेंट आपने किसी को किया नहीं है, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है। लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंस करने के बाद, आफ्टर रियलाइजेशन एक्सपेंस, जो पैसे आपके पास जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने रियलाइजेशन एक्सपेंस अभी 10,000 कर दिया, तो आपके पास कितने पैसे बच गए? 2 लाख में से 10,000। अगर आप लिखने का काम साथ साथ नहीं कर पा रहे हो तो ये जोरी नहीं कि लिखना, पहले सुन लो फिर पॉज करके फिर आप लिख भी सकते हैं। आफ्टर रियलाइजेशन कितने पैसे बच गए? 1,90,000। ये पैसे किसको दिए जाएंगे? बहुत सारे लोग आपके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन मैंने अभी जस्ट कहा है कि पैसे सबसे पहले किसको मिलेंगे? आउटसाइडर्स को। आउटसाइडर्स में भी सबसे पहले किसको मिलेंगे? सबसे पहले मिलेंगे सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है सर, पता है आपको? नहीं पता है? मैं नहीं बता सकता। अरे भाई, अगर आप किसी एसेट को गिरवी रख के लोन लेते हो, किसी भी प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज करके लोन लेते हो, तो वो लोन क्या कहलाता है? सिक्योर्ड लोन। उसके बाद क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन। उसके बाद क्या होता है? पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन को सबसे आखिरी में पे करते हैं। पार्टनर ने यहाँ पेमेंट किया है, नॉट एज अ पार्टनर, नॉट एज ए कैपिटल, रादर अपने फर्म को ही लोन दिया है, तो इसका पेमेंट की बारी जो आती है ना, थर्ड स्टेप्स पे आती है। इसके बाद बात आती है किसकी? इनसाइडर्स की। इनसाइडर्स में तो एक ही है, कौन बच गया? कैपिटल। अब कैपिटल में बात आती है किसको पहले दिया जाए, ए को, बी को और सी को। ये बात तो हम बाद में करते हैं, पहले मुझे ये बताइए, सिक्योर्ड लोन में अगर मान लो 2 सिक्योर्ड लोन है, 2 सिक्योर्ड लोन है मान लो, फर्स्ट एंड सेकंड। अनसिक्योर्ड लोन मान लो 3 है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पार्टनर्स लोन मान लो एक ही है, क्यों कॉम्प्लिकेट किया जाए? तो सर सिक्योर्ड लोन में अगर 2 है तो किसको दिया जाए? दोनों की प्रायोरिटी पहले है, पहले किसको दिया जाए? तो यहां पे फिर क्या करेंगे? दोनों को प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे। प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे, जिनके जितने होंगे। जैसे मान लो अगर ये 2 लाख है और ये 1 लाख है, तो 2:1 के रेशियो बांटेंगे। लेकिन जब तक इनकी 3 लाख की पेमेंट नहीं हो जाती है, अभी देखो, अभी मेरे पास 1,90,000 है ना, मेरे पास कितने हैं? 1,90,000। तो क्या हम अनसिक्योर्ड लोन को पेमेंट के बारे में सोच भी सकते हैं? अनसिक्योर्ड लोन को पेमेंट के बारे में नहीं सोच सकते हैं। क्यों नहीं सोच सकते हैं सर? क्योंकि सिक्योर्ड लोन ही मेरे पास कितना है? 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख है। जब तक हम सिक्योर्ड लोन की टोटल पेमेंट 3 लाख नहीं कर देते, तब तक हम अनसिक्योर्ड की पेमेंट के बारे में सोच नहीं सकते। मेरे पास 1,90,000 है, इसको हम किस रेशियो में बांट देंगे? 2:1 में। इसके बाद जो पैसे आएंगे उसको भी 2:1 बांटेंगे, तब तक जब तक कि इसकी 3 लाख की पेमेंट ना हो जाए। जब इनकी 3 लाख की पेमेंट हो जाएगा तो इसका पेमेंट तो नकी हो गया, क्लियर हो गया। तो फिर अल्टीमेटली उसके बाद आपको किसको पेमेंट करना है? अनसिक्योर्ड लोन को। यस सर, अनसिक्योर्ड लोन मान लो ये 1 लाख है, ये 2 लाख है, ये 3 लाख है, इसकी पेमेंट भी आप प्रोपोर्शनेटली करेंगे। और जब तक 3 to 5 6 लाख की टोटल पेमेंट प्रोपोर्शनेटली नहीं हो जाती है, तब तक आप किसी और को पेमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। इनकी 6 लाख की पेमेंट होगी तो किसकी पेमेंट करेंगे? पार्टनर्स लोन की।
मान लो पार्टनर्स लोन 1 लाख है, तो 6 3 9 1 10, ये 10 लाख की पेमेंट हो जाएगी, तब जाकर किसकी बारी आएगी? तब जाकर बारी आएगी कैपिटल की। तो ये 10 लाख तक की पेमेंट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस छोटा सा प्रोपोर्शन निकालना होगा, प्रोपोर्शन निकाल के आप पेमेंट कर देंगे। लेकिन 10 लाख के बाद मान लो आपके पास 5 लाख रुपए और आ गया, ध्यान सुनना, आपके पास 5 लाख रुपीज और आ गया। अब ये 5 लाख रुपए जब आ गया, तो इनमें से ये 5 लाख रुपए पहले किसको दोगे? ए को या बी को या सी को? सब अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आ जाएगा कि भाई साहब पहले मुझे दे दो, पहले मेरा बनता है, मेरा बनता है। तीनों में झंझट शुरू हो जाएगा, तीनों में झंझट शुरू हो जाएगा। सब कहेगा पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। तो इसका समाधान कौन करेगा? इसका समाधान हम लोग करेंगे। हम लोग मतलब अकाउंटेंट लोग करेंगे। अकाउंटेंट इसका समाधान करेगा। भाई साहब लड़ो मत, वेट करो, आपका समाधान हम करेंगे, आपको पेमेंट देंगे, न्याय करेंगे आपके साथ, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। अकाउंटेंट का मतलब ही होता है प्रॉपर हिसाब किताब करना, किसी के साथ अन्याय नहीं करना। इसका हिसाब किताब करेगा अकाउंटेंट। मैं जानबूझ के पंगा ले रहा हूं, तो तक आप इसको सेटल कीजिए। आइए एक बार मुड़ के देखते हैं, जब ये झंझट तीनों पार्टनर्स में स्टार्ट हो गया, उससे पहले अभी तक क्या पढ़ाया है एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया है। तो मैं एक बार रुक जाता हूँ और एक बार तसल्ली से आपको रिवाइज कर देता हूँ। कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर आपको रिवीजन नहीं चाहिए तो आप फॉरवर्ड कर लो। कई बच्चे ऐसे होते हैं हमारे जो थोड़ा सा जल्दी नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा लेट समझते हैं लेकिन परमानेंट समझते हैं, तो क्यों ना मैं उसको क्या करूँ, रिवाइज कर दूँ। आइए देखिए बच्चों, टॉपिक का नाम क्या है? पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने क्या कहा कि अभी तक आपने क्या सीखा है बच्चों, कि हम सर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे और सारे एसेट्स की सेल वैल्यू दे रखी होती थी, उसको हम क्या कर दिए, एक बार सेल कर दिए। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बिजनेस एक साथ सेल ना हो, बिजनेस क्या हो, पीस वाइज सेल हो। लैंड एंड बिल्डिंग है, देखो उसको क्या किया, काफ़ी कॉस्टली होता है, एकदम से कैसे झटके में बेच देंगे। 10 बिल्डिंग है तो क्या 10 बिल्डिंग एक दिन बिक जाएगा? नहीं, कोई आज बिकेगा, कोई कल, कोई परसों, कोई तरसों, ऐसे बिकेगा। तो पूरे रियलाइजेशन के प्रोसेस में टाइम लगता है। मैंने क्या मान लिया यहाँ पे टाइम, 1 साल। कितना लग सकता है मुझे क्या पता है, वो तो सवाल बताएगा। साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, कितना भी टाइम लग सकता है। लेकिन जब इस तरह से हम टुकड़े टुकड़े में एसेट्स को बेचते हैं, पीस वाइज बेचते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पीस मिल, टुकड़े में बेचना। लेकिन जब पैसा मेरे पास टुकड़े में आता है, तो उस पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। किसको पहले देंगे, इसका सीक्वेंस मैंने डिसाइड कर दिया। आउटसाइडर्स को पहले देंगे, इनसाइडर्स को बाद में देंगे। मैं एक छोटा सा एकदम फनी सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं, मान लो आप मटन खाते हैं, सपोज कर लो जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो बंद कर लेना अपने आवाज़ को, आगे बढ़ जाना। समझ गए? तो जब मान लो कि आपने क्या किया, एक पूरे गोट को एक साथ बेच दिया, पूरे गोट को एक साथ बेच दिया वन टाइम में ही। सिमिलरली पूरे बिजनेस को भी क्या कर सकते हैं आप, एक साथ बेच सकते हैं। किसी को पूरे बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू लगाई और किसी को सेल कर दिया, उसको चाबी पकड़ा दिया। या आप क्या कर सकते हैं, कई लोग क्या करते हैं जो मीट शॉप पे होते हैं, वो गोट को एक साथ नहीं बेचते हैं, बल्कि उसको मटन में कन्वर्ट करके पीस वाइज कस्टमर्स को बेचते हैं। और जानते हो क्या फ़ायदा होता है उसको, जब पीस वाइज बेचते हैं ना, तो उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। टुकड़े टुकड़े में बेचते हो। मुझे पता है कि जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, जो वेजिटेरियन है उनको थोड़ा बुरा लगता होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आगे बढ़ जाइए। ठीक है जी, एग्जाम्पल देने के लिए मैंने समझाया। आप पूरे बिजनेस को एक साथ भी बेच सकते हैं, पूरे बिजनेस को पीस वाइज भी बेच सकते हैं। जब आप एक साथ बेचेंगे तो क्या करेंगे, सीखते रहें। जब आप टुकड़े टुकड़े में सेल करेंगे तो पैसे भी आपके पास क्या आएंगे, टुकड़े टुकड़े में आएंगे। उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या होगा, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। झंझट आकर कहाँ पे खड़ा हो जाएगा, जब आप किसको पे करेंगे, इनसाइडर्स को पे करेंगे। अभी तक मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स तो कराए नहीं, सिर्फ मैंने क्या सुनाया है, कहानियाँ बताई आपको। तो कहानियाँ सुनने में कौन सा डिफ़िकल्टी होता है, फिर दोबारा सुन लो, बात समझ गए। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको सुनाता हूँ कहानी, अकाउंटेंट ने इसका समाधान कैसे किया होगा। ठीक है जी, इसका समाधान अकाउंटेंट ने कैसे किया होगा, क्योंकि तीनों को अपने ऊपर छोड़ दो तो तीनों क्या कहेगा, ए कहेगा पहले मुझे, बी कहेगा पहले मुझे, सी कहेगा पहले मुझे। इस पहले पहले की लड़ाई को सॉल्व कैसे किया जाएगा,
अकाउंटेंट कहेगा कि मैंने इस समाधान के लिए दो रास्ते चुने, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो रास्ते चुने, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो रास्ते चुने। पार्टनर्स कहते हैं कि सिर्फ बात बनाओगे कि रास्ता ही बताओगे? कहता है मैंने इसको सॉल्व करने के लिए दो रास्ते चुने। अरे रास्ते तो बताओ। तो लिखिए पहला रास्ता है प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, और उसको सरप्लस कैपिटल मेथड भी कहते हैं। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड, या इसको और क्या कह सकते हैं, सरप्लस कैपिटल मेथड। एक मेथड तो ये हो गया। इसका दूसरा मेथड सर, दूसरा मेथड उसने कहा होता है अकाउंटेंट ने मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। इसका दूसरा कोई नाम नहीं है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। इसको शॉर्ट में कह सकते हैं MPL मेथड। यस सर, अभी तक की बातें तो क्लियर हो गई। अभी तक की बातें क्या क्लियर हो गई? मैंने पढ़ाया कि अभी तक जो क्लियर हो गई? अभी तक तो सिर्फ इस चैप्टर का मीनिंग बताया है, और ये बताया है कि अल्टीमेटली जब पार्टनर्स में पैसे को लेकर झंझट होगा तो उसका समाधान कैसे होगा। इसके दो मेथड्स हैं, इतना तो बताया। और क्या बताया? और क्या रहोगी, सब कुछ समझ में आ गया। अभी कुछ भी समझ में नहीं आया बच्चों, अभी तो जस्ट स्टोरी स्टार्ट ही हुआ है। मैंने कहा कि जब आप आउटसाइडर्स को पेमेंट करते हैं तो उसको पेमेंट में कोई झंझट नहीं है। रेशियो बना दिया, सीक्वेंस तैयार कर दिया, पेमेंट कर दो, झंझट यहाँ पे आकर होगा। यस सर, समझ गए। अब आगे बढ़ो तो लिखो आगे। सबसे पहला मेथड क्या डिस्कस करो? प्रोपोर्शनल मेथड, जिसको क्या बोल सकते हैं, सरप्लस कैपिटल मेथड। सरप्लस कैपिटल मेथड क्या होता है ये सर? सरप्लस कैपिटल मेथड, देखो इस मेथड में अकाउंटेंट कहता है पार्टनर से कि देखो भाई ऐसा है कि हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। और इंसाफ कैसे करेंगे? जिसने जितना पैसा लगाया है और जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उन दोनों को साथ रख करके हम प्रायोरिटी सेट कर लेंगे कि किन को पहले पेमेंट करना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जिसने ज़्यादा कैपिटल दे दिया है पहले उसकी पेमेंट होगी। मैं कहता हूँ कि मैं कितना भी लैंग्वेज में समझा दूँ आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ तो बातें आपको क्लियर होगी। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो बातें जाके आपकी क्लियर हो जाएगी। आइए देखिए एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। पेज नंबर आ जाइए आप 97 पे। थोड़े मेरे पेज आगे पीछे हो गए तो मुझे पेज थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, आप भी तब तक आप निकाल लीजिए अपना। इस बुक के हिसाब से 97 पेज पे है, लेकिन प्रॉब्लम नंबर है 3.2, 32 प्रॉब्लम है, 32nd। ठीक है, और ये 97 पेज पे। आपके बुक में डिफरेंट पेज हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सवाल सेम है। मैं जब सवाल पढ़ूंगा ना तो आप सवाल देख लेना, सेम है। अपने अपने बुक के हिसाब से क्वेश्चन को ढूंढ लेना। तो पेज की सेटिंग थोड़ी आगे पीछे हो गई है, मैं ढूंढ लेता हूँ, तो तक आप याद कर लीजिए। जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। ये 95 हुआ, ये 104 आ गया इसके बाद। अच्छा है कि आपको मौका मिल गया किसका? आपको मौका मिल गया रिवीजन का। तब तक आप रिवाइज कर लीजिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। थोड़ा सा 96 आ गया, ये 32nd क्वेश्चन 96 पेज पे है। इसको देखिए क्या कहता है। 97 हम बाद में ढूंढ लेंगे। सवाल कहता है, या फिर आप अपने पास ढूंढ लीजिएगा सवाल, मैं अपनी बुक के क्वेश्चन से ही करा दूंगा। देखिए जी बच्चों,
बड़े मज़े से करिए। देखिए, क्योंकि मैंने आपको सरप्लस कैपिटल मेथड का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, मैं क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट दूंगा। देखिए, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ए एंड बी द टू पार्टनर्स, बुक खोल लिया आपने, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अगर आपके पास 1 साल पुरानी बुक है तो उसमें भी ये क्वेश्चन है, अभी की बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन है। अभी वाली जो बुक होगी ना, आपको ये दिख रहा होगा, ये इस कलर का दिख रहा होगा, जो ऊपर स्ट्रिप बना हुआ ना, उस कलर का दिख रहा होगा। कौन सा कलर बोलते हैं इसको? वॉयलेट टाइप का, क्या इस कलर में होगा। उसमें देखिएगा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, अदरवाइज सेम क्वेश्चन होगा। हैव, और एक बात और मैं कह देता हूँ कि बिना बुक का मत पढ़िएगा। मैं जो यह क्वेश्चन दिखाता हूँ ये मैं अपने लिए दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके सामने प्रॉपर बुक होना चाहिए। हैव आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस एट 20,000 एंड 12,000। आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि अभी कैपिटल की जो बैलेंस है वो 20 एंड 12,000 है। ठीक है जी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज व्हाट? 3:2। आफ्टर मेकिंग ऑल पेमेंट्स टू द आउटसाइडर लायबिलिटीज, ये मान लिया कि हमने बाहर वाले को सबको पेमेंट कर दिया है। लोन्स द फॉलोइंग रियलाइजेशन आर मेड। देखा, इसने आपको पूरा सवाल नहीं सिखाया अभी सिर्फ ये बताया है कि मान लो बाहर वाले सबको मैंने पेमेंट कर दी। अब पेमेंट जो मेरे पास आया है 15,000 और कितना आया 10,000, ये पेमेंट किसका बनता है? ये सिर्फ पार्टनर्स का बनता है। और पार्टनर्स की पेमेंट कितनी करनी है? 20,000 एंड 12,000। भाई मेरे पास फर्स्ट टाइम 15,000 है, मैं इसको पे करूं या इसको पे करूं? इसी का हिसाब किताब तो करना है। सेकेंड टाइम 10,000 है, इसको पे करूं कि इसको पे करूं? इसी का हिसाब किताब करना है। कुल मिला के मेरे पास 25,000 रुपीज़ आ रहे हैं और मेरे को देने कितने हैं? 32,000 रुपीज़ देने हैं। मज़ा आ गया? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास सफिशिएंट पैसे नहीं है, पार्टनर्स को कम देंगे हम तो किसको पहले देंगे, इसका हिसाब किताब मुझे मिल करके करना होगा। What would be the final result if the realization are distributed in profit sharing ratio, if the distribution is in the ratio of their capitals? देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, फिर तो कोई पंगा ही नहीं है। फिर तो 15,000 को सीधा क्या करो, 3:2 में बांट दो। तो ये वाला सवाल तो मैं आप पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये कोई मेथड ही नहीं है। इसमें क्या है सर, 3:2 हुआ, 15,000 को 3:2 में डिवाइड कर दिए, 9,000 एंड 6,000 आ जाएगा, दोनों को बांट दिए। 9,000 6,000। तो इसमें कोई पंगा नहीं है। पंगा किसमें है? डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द रेशियो ऑफ व्हाट? कैपिटल। यहां पंगा है। तो इसके बाद हम इसका सवाल स्टार्ट करेंगे आपका। देखिए, सरप्लस मेथड में क्या करेंगे। सबसे पहले लिखिए यहां पे आप ए। देखिए, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है तो वो बात तो मैं सिखा नहीं रहा हूं आपको, क्योंकि वो काम तो आप खुद कर लेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आने वाली है। मैं क्या सिखाने वाला हूँ? सरप्लस कैपिटल मेथड। आप लिखिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो कैपिटल का, आउटस्टैंडिंग कैपिटल कितनी है? 20,000 यहाँ पे है। आप देख रहे हैं जब न्यूमेरिकल्स आ गया तो मैं क्या हो गया, थोड़ा स्लो हो गया। जब मुझे कहानी बतानी थी मैं फास्टली बता रहा था। इसमें से क्या कीजिए, पहले बताइए आपका फर्स्ट रियलाइजेशन है कितना? फर्स्ट रियलाइजेशन आपका है 15,000। अब बात आती है कि पहले इसको किसको दोगे आप। इसके लिए अपना एक प्रोपोर्शनेट चार्ट बनाना पड़ेगा आपको। उसके लिए वर्किंग नोट ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट सबसे पहले कीजिए आप। लिखिए डिटर्मिनेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल, हेडिंग लिखिए। यही समझ लो सवाल हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल, ये ए है और ये बी है। आप आराम से कीजिए, फिर देखिए कितना आसानी से समझ में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग कैपिटल कितनी है बताइए, पार्टनर्स की कैपिटल कितने हैं?
कैपिटल उसके हैं टोटल कितने हैं? इस क्वेश्चन में ना थोड़ा मिस्टेक किया है सवाल में, मैं बताता हूँ मिस्टेक क्या किया है। 98 पेज में मुझे ले जाना पड़ेगा तो आपको मिस्टेक पता चलेगा। यहाँ पे इसने कैपिटल लिख रखा 140, 70 एंड 14,000, और जब वहाँ किया है तो दिख रहा है कितना, 20 एंड 12,000। एक मिनट रुक जाओ, देखता हूँ क्या समस्या है। ये प्रॉब्लम है इस सवाल में। यहाँ पे इन्होंने 3 पार्टनर दिखा दिए ABC, और सवाल में क्या लिखा, 2 पार्टनर A एंड B। छोड़िए इसको, आप अपने तरीके से देखिए, इसका छोड़ दीजिए। तो ये आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, उसका छोड़ दिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। देखिए बच्चों, यहाँ पे कितना दे रखा है 20,000, यहाँ कितना है 12,000। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3 है, ना सॉरी 3:2 है। ठीक है जी बच्चों, थोड़ा सा बेग मी पार्डन, थोड़ा मिस्टेक ये हुआ है कि 32nd सवाल बेहद ही आसान है। इसने कहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मार दो अपने प्रॉफिट को, किस रेशियो में, 3:2 में। ये कहा है कि 3:2 में मार दो, और मैंने सेकेंड पार्ट इसका ढंग से पढ़ा नहीं। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, ये कोई मेथड ही नहीं है, सिर्फ कह रहा है कैपिटल रेशियो में कर दो। तो कैपिटल रेशियो कितना हो गया, 15,000 एंड 10,000, मतलब 15:10। तो क्या हो गया ये, 3:2 5 जा और 5 3 जा। आज लगता मैंने मिस्टेक्स की झड़ी लगा दी है। देखो कैपिटल रेशियो क्या है इसका, कैपिटल रेशियो है 20,000 एंड 12,000। तो रेशियो क्या हो गया, 20:12। इसको सॉल्व करो, क्या हो गया रेशियो, ये रेशियो हो गया आपका 3:5:3, 5:3 रेशियो हो गया। तो पहली बारे में आप 3:2 मार दो उसको, और सेकंड टाइम में 5:3 मार दो। तो ये बेहद ही आसान हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं। अब ये मैंने अननेसेसरी यहाँ पे आपको सरप्लस कैपिटल मेथड दिखा दिया, ये बेसिकली सरप्लस कैपिटल मेथड है ही नहीं। तो मैं यहाँ से ये टॉपिक हटा देता हूँ, ये बेहद ही आसान है। ये बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन चूज़ इसलिए नहीं किया था कि मुझे ये मेथड करना था। इसमें क्या था, पहले वाले केस में था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। अब देखो मेरे दिमाग में था सरप्लस मेथड को सॉल्व करना आपके सामने, सरप्लस कैपिटल मेथड को, तो मैं उसी में घुसा हुआ था। मैं ये मान के नहीं चल रहा था कि इतना सिंपल सवाल दे देगा ये। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 15,000 को बांटोगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। तो 3:2 का मतलब क्या हो गया, ये 9,000 होगा इसका, और इसका कितना होगा 6,000। इसके कितने बच गए 11,000, इसके कितने बच गए 6,000। फिर जो सेकेंड रियलाइजेशन आया है बेहद ही आसान, कितना आया 10,000, उसको भी 3:2 मार दो। अब मुझे मजबूरन करना पड़ रहा है क्योंकि इतना हौच पौच हो गया है। तो 10,000 को 3:2 मारोगे तो कितना आएगा सर, 6,000 और 4,000। इसको कितना दे दो 5,000 बच गया, इसका कितना बच गया 2,000। अगर इसी अमाउंट को आप कैपिटल रेशियो बांटोगे तो फर्स्ट रियलाइजेशन कितना है सर 15,000, और कैपिटल रेशियो मैंने कितना निकाल कर दिया आपको 5:3, बांट दो, दो कितना अमाउंट आता है, फिर बैलेंस निकाल लेना। फिर सेकेंड रियलाइजेशन 10,000 है, उसको किससे बांटो 5:3 में, फिर बैलेंस निकाल लेना। तो ये था 32nd सवाल, बेहद ही आसान सवाल। मैं इस मूड में नहीं था कि इतना आसान सवाल आपको कराऊं, लेकिन मेरे सामने आ गए तो मुझे करना पड़ गया। आइए जी, आप देखते हैं कौन से सवाल, 33rd देखिए।
इसके लिए यहाँ पे जो 33rd क्वेश्चन है पेज नंबर 98 दिख रहा है, तो 98 थोड़ा सा मुझे सामने लाने में वक्त लग रहा है, तब तक आप इसके रेशियोज को कंप्लीट कर लीजिए। नाइन्टी एट आगे देखिए, 33rd क्वेश्चन लीजिए बच्चों आपके सामने, बहुत जल्दी मिल गया। देखिए क्या कहता है सवाल को, बहुत ही तसल्ली से पढ़ेंगे। और ये सवाल आपका रहा उस टॉपिक पे जो टॉपिक तब से हम डिस्कस करना चाहते थे, और वो क्या था? सरप्लस कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल। पढ़ें, स्टार्ट करें? यस सर। अगर आप चाहते हैं तो आधा मिनट का ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेन आपका हॉचपॉच हो गया, मैं जान सकता हूँ, क्योंकि 33rd क्वेश्चंस मैंने कुछ और मान के करना शुरू कर दिया था, जबकि ये सवाल मेरे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड बेहद ही आसान सवाल था। इसने कैपिटल रेशियो में यहाँ बांट दिया और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। ये मत उम्मीद लगाना कि ऐसा सवाल आपको आएगा, ये सवाल नहीं आने वाला है, ये सवाल आने वाला है जो मैं बताने जा रहा हूँ अब। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ XYZ हु शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:1 on January 1st 2017, on which date they dissolve partnership। ठीक है ना, इस दिन उसने बिजनेस को बंद कर दिया है और उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी दिख रही है? 4:3:1। देयर कैपिटल आर टू बी रीपेड एज एंड व्हेन एसेट्स आर रियलाइज्ड। जैसे जैसे हम एसेट्स को सेल करेंगे उसकी कैपिटल की पेमेंट होती चली जाएगी। यही एग्जैक्टली है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बैलेंस शीट आपके सामने है। सबसे पहले पेमेंट आप किसको करोगे? क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट को, दोनों को साथ साथ पे करोगे, क्योंकि दोनों अनसिक्योर्ड है। क्रेडिटर्स के सामने लिखा नहीं है तो भी हम क्या मानेंगे? अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड तब तक नहीं मानते जब तक सिक्योर्ड लिखा नहीं होता। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? अनसिक्योर्ड। दोनों की पेमेंट पहले करेंगे और प्रोपोर्शनेटली करेंगे। किस प्रोपोर्शन में करेंगे सर? इस प्रोपोर्शन में करेंगे। और आप देख पा रहे हैं तो ये प्रोपोर्शन दिख रहा होगा आपको। क्या दिख रहा है सर? 3:1 का दिख रहा होगा। देखो ना, 3:1 का प्रोपोर्शन दिख रहा होगा। तो पहले इस प्रोपोर्शन में पेमेंट करेंगे। उसके बाद सर, उसके बाद आपके पास आएंगे कैपिटल की पेमेंट की बारी। और ए बी सी में ए का 140 दिख रहा है, बी का 60 या सी का 1 लाख। इमोशनल मत हो जाना। इमोशनल होने से पीछे, कहने से पीछे मेरा मतलब यह है कि तुम ये मत समझना कि ए का अगर सबसे ज़्यादा है तो पहले ए को पे कर देते हैं। ये कोई मतलब नहीं हुआ। किसको पहले पे करेंगे उसकी रेशियो निकालनी पड़ेगी। देखिए फर्स्ट रियलाइजेशन किसका हुआ है? 40,000 का आया है पहली बार। तो 40,000 की पेमेंट किसको करेंगे? 40,000 की पेमेंट करेंगे सबसे पहले किसको? मैं यहीं पे आपको लिख दूंगा सेकेंड थर्ड रियलाइजेशन, क्योंकि मैं पेज ढूंढना नहीं चाहता हूँ। थर्ड रियलाइजेशन यहाँ पे है 50,000 और उसके बाद फोर्थ रियलाइजेशन है 80,000। पेज कहीं आगे पीछे होगा, मैं सर्च करने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। फिफ्थ रियलाइजेशन आपका 1,30,000। नो फर्दर सम कुड बी रियलाइज्ड। इसके बाद कोई पैसा नहीं आ रहा है। तो पहली बात बच्चे ये बताइए कि आप अपने दिमाग से बताइए, ये 40,000 किसको पे करेंगे आप? ये 40,000 आप पे करेंगे क्रेडिटर्स एंड ओडी को। किस रेशियो में? 3:1 में। और ये 30,000 का क्या होगा? 30,000 जब पेमेंट की बारी आएगी तो 30,000 का दो हिस्सा हो जाएगा। एक हिस्सा हो जाएगा कितना? देखो क्रेडिटर्स एंड ओडी मिला के कितना पेमेंट है? 52 + 17 कितना है? दोनों मिला के 70,000 है। ये दोनों मिला के 70,000 है। तो और देखो ना, मेरे पास फर्स्ट रियलाइजेशन एंड सेकेंड रियलाइजेशन मिला के कितना पैसा आ रहा है? 70,000। तो 40,000 को 3:1 में बांट देंगे और 30 को भी कैसे बांटेंगे? 3:1 में। दोनों को 3:1 बांट देंगे। इससे क्या होगा? मेरा क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट का हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा। जब उसकी पेमेंट हो गई तो अब झंझट शुरू होगा किसके बीच में? ए बी सी के बीच में आपस में संघर्ष शुरू हो जाएगा। किसको पेमेंट देना है? पहली बात है 50,000 की, और मेरे को पेमेंट कितना करना है? 140 + 60 2 लाख और +1 लाख 3 लाख।
3 लाख की पेमेंट करनी है, अब पैसे कितने मेरे पास है, सिर्फ 50,000, तो झंझट कैसे सॉल्व होगा। आइए इसके लिए अब हम सवाल करते हैं। अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल ये सवाल किसके ऊपर है, सरप्लस मेथड के ऊपर है। कहोगे सर ये तो सवाल के सामने लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में भी लिख रखा है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। साफ साफ लिख रखा है क्या, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, साफ साफ लिख रखा है कि इस मेथड से करना है। तो आइए बच्चों, आपके पास सवाल आ चुका है, अब स्टार्ट करते हैं सवाल को सॉल्व करना। कौन सा क्वेश्चन था ये, 33rd। देखिए 33rd सवाल को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले इसका एक आपको क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट क्या होगा, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन का समरी बनाएंगे, उसको बोलेंगे क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल। लिखिए आप, डिटर्मिनेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल। ये वर्किंग नोट है। सरप्लस मेथड में डिटर्मिनेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल सबसे पहले डिसाइड करेंगे। अब आपको यहां से एक्चुअली वो मिल रहा है जो आपको चाहिए था। बताइए कितना है, x, y एंड z। x को कितना पेमेंट करना है, इसको बोलते हैं बैलेंस ड्यू। x को कितना पेमेंट करना है सर, 1,40,000। y को कितना पेमेंट करना है, 60,000। z को कितना पेमेंट करना है, 1 लाख। आपके पास जो रियलाइजेशन आया है वो तो बात की बात है। पहले बताइए इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे ऊपर ही बता दीजिए अब कितना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 4:3:1। देख लीजिए है, यस सर, 4:3:1। अब जानते हो, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कुछ कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे हम कैपिटल निकालेंगे। कैपिटल इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हर पार्टनर्स का कैपिटल निकालेंगे किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 4:3:1। हर पार्टनर्स का कैपिटल निकालेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सर बताओ यहाँ पे ये क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, क्योंकि ये 1 लाख है, ये 60 है, 140 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा x का होना चाहिए था, फिर y का होना चाहिए था, फिर z का होना चाहिए था। ये कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो नहीं है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल कितना होगा, क्यों निकाल ले रहे हैं सर, अभी मत पूछो, पहले मुझे एक सवाल कर लेने दो फिर मुझसे पूछना। देखो एक काम करो, इसमें सबसे कम कैपिटल जिसका है उसको बेस मान लो, जिसका सबसे कम कैपिटल है। किसका दिख रहा है आपको, सर सबसे कम तो 60,000 दिख रहा है। ऐसे मत डिसाइड करना, एक काम करना, 1,40,000 को किससे डिवाइड करो, 4 से। एक बार वर्किंग नोट में करके दिखाओ, 1,40,000 डिवाइड बाय 4, 2 कितना बनता है। ऑफ कोर्स जितना भी बनेगा ना वो आप जानते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट निकालिए मत, समझ गए कितना बनता है। देखो 4, 35,000 बनता है। अगर मैं उसके बाद 60,000 को 3 से डिवाइड कर दूं तो 20,000 बनता है, और मैं 1 लाख को 1 से डिवाइड करूं तो 1 लाख बनता है। इसका मतलब इसमें सबसे लीस्ट कैपिटल किसका है, इसका है। किसका लिस्ट है, बी का। सबसे लीस्ट कैपिटल यहां बी का है। जिसका सबसे लीस्ट कैपिटल होगा ना उसका बेस मान लो, उसको बेस मान लो। और इसको बेस मान करके देखो, इस सवाल में आप मेरे सॉल्यूशन पर नहीं रखिए तो आपको समझ में आएगा।
ज़्यादा बोलने से फ़ायदा नहीं होगा। इसको बेस मान लिया तो इसके हिसाब से टोटल कैपिटल निकालो। सर 60,000 को टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा, तो बी का कैपिटल 60,000 है और बी का रेशियो क्या है 4378, 3/8 है। तो क्रॉस अप कर दो, 8/3 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इसको। अगर 8/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका टोटल कैपिटल आ जाएगा। बताइए कितना आएगा। 1,60,000। अब जब ये टोटल कैपिटल आ गया इसको बांट दो किसमें, ए में, बी में और सी में। सर कुछ झमेला लग रहा है। झमेला लगेगा एक दो बार, अगर एक दो सवाल कर लोगे फिर बेहद ही आसान लगेगा। ए बी सी में बांट दो। आपको सर बांटता हूँ 160 को बांटो ए बी सी में, किस रेशियो में 4, 3 एंड 2 में 1 में। कितना होगा सर, देखो ना 4, 3, 7, 8, 4/8 से डिवाइड करो, इसका होगा 80,000, इसका होगा 60,000 और इसका कितना होगा 1/8 20,000। बी को बेस मान के हमने टोटल कैपिटल निकाला। बी को क्यों बेस माना, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली बी का कैपिटल क्या है सबसे कम है। प्रोपोर्शनेटली बी का कैपिटल क्या है सबसे कम है, तो बी को ही बेस माना और बी को बेस मान करके हमने टोटल कैपिटल निकाल ली और टोटल कैपिटल निकाल के उसको रेशियो में बांट दिया। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात की जाए तो इसका कैपिटल कितना होना चाहिए 80,000, इसका 60,000, तो इसका कितना होना चाहिए 20,000। इसका मतलब साफ सी बात है इस प्रोपोर्शन के हिसाब से ए का कैपिटल ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है सर 60,000 ज़्यादा है, बी का कुछ भी ज़्यादा नहीं है और सी का तो जेड का तो 80,000 ज़्यादा है, जेड का तो 80,000 ज़्यादा है। यस सर। अब क्या करेंगे, इन दोनों में हिसाब किताब करेंगे। ये बात तो मुझे पता चल गया है कि अभी पेमेंट के मामले में वाई क्या पीछे है, वाई की पेमेंट पहले नहीं हो सकती है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब किताब से ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाई बहुत पीछे है। तो वाई को तो हम पहले प्राथमिकता नहीं देंगे, देयर विल बी नो प्रायोरिटी गिवन टू वाई फर्स्ट। टू होम द प्रायोरिटी विल बी गिवन फर्स्ट एक्स एंड जेड, लेकिन एक्स जेड में भी किसको पहले, टू होम इन बिटवीन एक्स एंड जेड। यहाँ पे भी क्या करेंगे, फिर वही रेशियो निकालेंगे। फिर देखते हैं क्या इसमें से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, देखेंगे लिस्ट किसका है। तो 60,000 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितना बनता है 15,000 और 80,000 को अगर 1 से करूं तो 80,000। इसका मतलब है कि प्रोपोर्शनेटली किसका कैपिटल कम है, एक्स का कम है। तो एक्स को क्या मान लेंगे हम बेस। अब देखो फिर से कैपिटल इन द रेशियो व्हाट PSR। अब किसका रेशियो 4:1, क्योंकि B तो पहले ही साइड हो चुका है 4:1। तो 4:1 में किसको बेस मानेंगे 60 को, A को ही क्यों बेस मानेंगे, ये सिखा चुका हूँ मैं आपको कैसे। 60,000 को उसके प्रॉफिट से 4 से और 80,000 को उनके हिस्से से 1 से डिवाइड करो, ये आया 15,000 और ये आया 80,000। तो बच्चा बताओ इसमें से मिनिमम किसका दिख रहा है, इसका। और जिसका लीस्ट होता है उसको क्या मानते हैं, उसको बेस मानते हैं। तो यहाँ किसको बेस मानना फ़ायदेमंद रहेगा, ए को। अगर ए को मैं बेस मानता हूँ तो ए का तो 60,000 होगा ही होगा। ए के हिसाब से हम टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। कैसे सर, टोटल कैपिटल सारा प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं विद द पॉइंट ऑफ व्यू एक्स एंड जेड। मैं ए और एक्स जेड बोलता हूँ, आप समझ लीजिए। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/1। क्यों सर 5/1 क्यों, क्योंकि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो चुका है 4:1 हो चुका है। 4:1 मतलब 5, 4/5। तो अगर मैं इसको 5 गलती कर दिया ना, हाँ 5/4 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ए से निकाल रहे हैं ना। ए का कैपिटल कितना 60,000 है और ए का रेशियो कितना है 4/5 है। अगर मैं ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में बात करूं, इस सवाल के हिसाब से किसके बीच में, एक्स और जेड के बीच में बात करूं,
तो एक्स और जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4:1 है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैपिटल आ गया है, देखो कितना आ गया है, ये आया 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आ गया? 75,000। इसको बांट दो अब किस में? एक्स में और जेड में। एक्स का कितना है? 60,000, तो जेड का कितना है? 15,000। सेम प्रोसेस रिपीट किया। मैंने प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल निकाला, तो बेटा जान बताइए यहाँ कितना आ गया? 60,000। यहाँ कितना आ गया? 15,000। इसका सरप्लस कुछ है? नहीं है, लेकिन इसका कैपिटल प्रोपोर्शनेटली कितना ज़्यादा है? 65,000। मज़ा आ गया। इसका मतलब सर अकाउंटेंट ने हिसाब किताब कर दिया। क्या हिसाब किताब कर दिया बच्चे? कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अगर कैपिटल को मेजर किया जाए तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसने कर रखा है? सबसे ज्यादा कैपिटल किसने लगा रखा है? जेड ने लगा रखा है। सर कितना? 65,000। जेड ने 65,000 लगा रखा है। जब तक जेड की 65,000 की पेमेंट नहीं हो जाती है तब तक ए और बी भूल जाए। ए और बी की कोई पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि अकाउंटेंट ने क्या सिखाया आपको कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जेड ने बहुत ज़्यादा पेमेंट कर रखा है, 65,000 ज़्यादा पेमेंट कर रखा है। पहले इसकी पेमेंट होगी 65,000 की, फिर क्या होगा? उसके बाद के जो पैसे आएंगे ना, वो इन दोनों में बांटे जाएंगे। किस में? एक्स और जेड में। कब तक बांटे जाएंगे? जब तक वो पेमेंट 75,000 के बराबर नहीं हो जाता है। जब ये पेमेंट 75,000 हो जाएगा तो 75,000 में से 60,000 किसको मिलेगा? ए को, और ए मतलब एक्स को, और 50,000 किसको मिलेगा? 15,000 मिलेगा किसको? जेड को। ये ए और सी से मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। ये एक्स को मिलेगा और ये जेड को मिलेगा। जब ये पेमेंट 75,000 की हो जाएगी तब तक मेरे पास कितने पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होगा? पहले 65,000, उसके बाद 75,000, उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो तीनों में बट जाएगा। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे 65,000 की पेमेंट किसको होगी? ओनली टू जेड। 75,000 तक जब पेमेंट आएगा तो किसको होगी? एक्स को और जेड को। एक्स को कितना? 60,000। जेड को कितना? 15,000। रेशियो हो जाएगी। और जब 65 एंड 75 दोनों मिला कितना होता है? 1,35,000 की पेमेंट हो जाएगी। आफ्टर 1,35,000 जो रियलाइजेशन होगा, वट एवर रियलाइजेशन, जो भी रियलाइजेशन होगा वो किस में बांटी जाएगी? एक्स वाई जेड तीनों में बांट दी जाएगी। इसको किस रेशियो में? जो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में बांट दी जाएगी। मान गए बच्चे? जो उनका रेशियो दे रखा है उनके पास जो पैसा आएगा ना, देखो ना, उनके पास 75,000 के बाद क्या आएगा? जो आएगा उसको इस रेशियो में बांट दिया जाएगा। अब जितनी बातें मैंने समझाई है, पहले इसका एक क्विक रिवीजन, उसके बाद इस सवाल को करेंगे, फिर रिवीजन, फिर ऑफ करेंगे। जब मैं अकाउंटिंग में लंबे लंबे क्वेश्चंस करता हूं तो वहां इतना झंझट नहीं होता है जितना झंझट यहाँ हो रहा है। लेकिन एक बार सुनने के बाद ना, एक दो बार आप इसको क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना। ये एग्जामिनेशन में आ गया ना तो आपके मार्क्स फ्री के हैं, क्योंकि कुछ भी डेबिट क्रेडिट ये रूल वो रूल है ही नहीं, बिल्कुल मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है। देखिए जी बच्चों, मैंने क्या किया? डिटर्मिनेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल सबसे पहले डिसाइड किया। कैसे डिसाइड किया बच्चे? देखिए, क्या किया हमने? तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस लिख दिए, 140, 60 एंड 1 लाख। पहला स्टेप। चलो मैं इसको स्टेप बाय लिखाई देता हूं आपको। लिखिए स्टेप 1। किसका स्टेप लिखा रहा हूं? स्टेप लिखा रहा हूं इसका, डिटर्मिनेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल का। फर्स्ट स्टेप यही लिखो, राइट
द बैलेंस ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ये XYZ है, 1,40,000, 60,000 एंड 1,00,000। पहला स्टेप तो क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप सर, कैलकुलेट, स्टेप से आपको हेल्प मिलेगा। कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बेस्ड ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। taking least share of capital as base, taking least share of capital as base। अब यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो क्या किया मैंने, लिस्ट कैपिटल कैसे निकाला, 140 को, 60 को और 1,00,000 को डिवाइड कर दिया किससे, 4 से, 3 से एंड 1 से, ये है 35,000। एक तरह समझ लो मैं दोबारा कर रहा हूँ सवाल ये, और ये कितना है 20,000, और ये कितना है 1,00,000। इसमें लिस्ट क्या है, ये कैपिटल नहीं है, कैपिटल तो ये है, तो 60,000 को क्या मान लिया गया, बेस। ये बेस है, तो टोटल कैपिटल कितना है, 4 + 3 + 1 8 है, तो 8/3 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 160। फिर इसको बांट दो, कितना आ जाएगा सर बांटने से, 80,000, 60,000 एंड 20,000। एक तरह समझ लो मैं दोबारा ये सवाल कर रहा हूँ। ठीक है जी बच्चों, मान गए, यस सर, बहुत अच्छी बात, लिस्ट कैपिटल को बेस मान लिया। अब बच्चे आप बताइए एक चीज़ और, इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद हमने देखो ऊपर लिख दिया इसको 60, 70, 80 को यहाँ लिख दिया, ये 80 है, ये 60 है, ये 20 है। फिर बैलेंस कैपिटल आ गया, थर्ड स्टेप लिखिए, स्टेप 3, देन फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ द कैपिटल। कितना कितना आया, x का आया और z का आया। x का कितना आया, x का आया 60,000 और z का कितना आया 80,000, यही ना 80,000। अब फिर से प्रोसेस रिपीट करेंगे, स्टेप 4, स्टेप 3 में कंटिन्यू कर लो, लिख लिया बैलेंस। आफ्टर दैट रिपीट स्टेप नंबर 2 अगेन रिपीट करो, यही तो होता है इसमें, एक बार फिर से रिपीट करो। क्या रिपीट करना है सर, 60,000 को डिवाइड कर दो 4 से, 80,000 को डिवाइड कर दो 1 से, ये आता है 15,000, ये आता है 80,000। लिस्ट किसका है, 15 का लिस्ट है, 15 का बेस मान लो, टेकिंग 15 लिस्ट है, इसका मतलब किसको बेस मानो, टेकिंग 60,000 एज बेस, कैलकुलेट व्हाट, टोटल कैपिटल। भाई सेकेंड स्टेप को आप पढ़ना फिर से, तो 60,000 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/4 से, क्योंकि रेशियो क्या बच गया 4:1, एक एक्स का रेशियो क्या 4/5, तो टोटल निकालने के लिए 5/4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ गया सर 75,000। इसको फिर क्या करेंगे, बांट देंगे, इसका कितना आया 60,000, इसका कितना आया 15,000, और 16 और 15 निकाल लिया, 16 और 50 को यहाँ फुट कर दिया,
देखो ना, कर दिया ना पुट 16 एंड 15 को। अब फिर से बैलेंस निकालना, तो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप मतलब स्टेप नंबर 4। whoever has got the balance here, their payment, देयर मत लिखो, देयर हम ज़्यादा हो जाते हैं, हिज पेमेंट, हिज और हर पेमेंट विल बी मेड फर्स्ट, उसकी पेमेंट पहले होगी। whoever has got the balance here, his और हर पेमेंट विल बी मेड फर्स्ट, उसकी पेमेंट पहले होगी। और बता चुका हूँ किसकी पेमेंट पहले होगी, 65,000 की। 65,000 टू होम, 65,000 टू Z, देन 75,000 टू होम, X और Z किस रेशियो में, 4:1 में। कितना अमाउंट तक, 60,000 तक और 15,000 तक, एंड देयर आफ्टर सबकी पेमेंट हो जाएगी। देखो एक ही सवाल को मैंने इसी क्लास में 2 बार करा दिया, अब क्या चाहिए आपको बताइए, 2 बार करा दिया ना। अब इसका सॉल्यूशंस करना आपको, ये तो वर्किंग नोट हुआ, और सॉल्यूशंस करना तो बेहद ही आसान होगा, इसलिए मैं सॉल्यूशन करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो मैंने कर लिया, सिर्फ वहाँ पे क्या करना है, सिर्फ डिजिट को वहाँ पे पुट करना है, सिर्फ डिजिट को वहाँ पे पुट करना है बच्चों। सॉल्यूशन तो हो चुका है, सिर्फ डिजिट को वहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। देखिए अब अगर इस सवाल में मैं पूरा सवाल करने में लग जाऊंगा ना, तो बच्चा आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि टाइम बहुत लग चुका है। तो नेक्स्ट मेथड फिर कब करोगे, सवाल हो चुका है, जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो तो मैं कर चुका हूँ। अब इसका देखिए सॉल्यूशंस, इसी चार्ट को आपको समझ के कर लेना है, ऐसा मत समझना कि आने वाले क्वेश्चंस भी वैसे ही करेंगे हम, क्योंकि इसमें ना कॉन्सेप्ट देने में बहुत वक्त लग चुका है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं से करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखा दूंगा। अब बताइए ये चार्ट लिखना कितना आसान काम होगा आपको। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, X, Y एंड Z, सारा काम कर लिया है, समझ लो सारा खाना बना चुका हूँ, बस उसको परोसना है, प्लेट में डालना है। तो कितना मुश्किल काम हो सकता है, मुश्किल होता है, क्योंकि प्लेट में डालने के भी तरीके होते हैं, सजा के बढ़िया से डालना होता है, अकाउंटिंग को भी सिस्टमेटिक तरीके से करना होता है, ये मत करना कि उल्टा पुल्टा तरीके से कर देना। तो ये इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, X, Y, Z, सबके बैलेंस लिख दो, आपके सामने बैलेंस दिख रहा है सबके। बैलेंस के बाद मैंने कहा था क्रेडिटर्स एंड ओवरड्राफ्ट की पेमेंट तक तो कोई पंगा ही नहीं है, 40,000 की पेमेंट कर दो इस रेशियो में, 30,000 एंड 10,000। ये आपको सवाल के शुरुआत में ही करा दिया था, आप देखिए पलट करके इस रेशियो में कर देंगे। फिर जो पैसा बैलेंस बच गया, बैलेंस निकाल लो। बैलेंस निकालने के बाद रियलाइजेशन, सेकेंड रियलाइजेशन 30,000 आया है, उसको भी इसी रेशियो में बांट दो, क्योंकि 40 + 30 मिला के 70 होता है, और 52 प्लस ये मिला के 70 होता है। 70,000 तक तो किसी को देना ही नहीं है, किसी की तरफ नज़र उठा के नहीं देखना है, क्योंकि 70,000 तो क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट का ही पेमेंट बनता है, और उसकी प्रायोरिटी पहले है। सीक्वेंस देख लिया आपने। उसके बाद मेरे पास आया बैलेंस ड्यू, अब सिर्फ पार्टनर्स के बैलेंस बच गए। रियलाइजेशन 50,000 है, और मैंने आपको अभी चार्ट बना दिया है कि 65,000 तक तो किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। किसको पे करना है, Z को। देखो पूरा 50,000 पे कर दिया Z को। यस सर आपने सही कहा, इसको कराने की जरूरत नहीं थी, अगर ये चार्ट आप फॉर्मली बनाने लगते तो आधा घंटा इसी में लग जाता आपको। अब आपने सही किया, बिल्कुल सही किया। तो बैलेंस क्या बच गया, 140, 60 एंड 50,000। फोर्थ रियलाइजेशन कितना आया, 80,000 आया, लेकिन 80,000 में से 15,000 तो पहले प्रायोरिटी बेसिस पे किसको देना है, Z को, क्योंकि 65,000 तक Z को पेमेंट करना था। 50 ऊपर कर लिया है तो कितना बच गया, 15,000। तो 80,000 में से 15,000 माइनस कर दो, और 15,000 किसको दे दो, Z को दे दो। 15,000 Z को दे दो, ठीक है ना। और मैं तो यहाँ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि इसका कितना बैलेंस बच जाता है। उसके बाद 35,000, देखो यहाँ लिखा हुआ है इसने, कितना बचता है, 35,000।
लेकिन Z की प्रायोरिटी अब खत्म हो चुकी है। Z को जो पहले पैसा मिलना था 65,000 वो मिल चुका है उसको यहाँ दोनों से। अब जो 65,000 पैसा बच गया है ना, ये किस में बटेगा? X और Z दोनों में बटेगा। और मैंने चार्ट में लिख रखा है कि 75,000 तक बटेगा। तो उसमें से 65,000 तो पहले बांट दो। 65,000 को किस में बांटो? X और Z में। किस रेशियो में सर? इसको बांटो 4:1 के रेशियो में, क्योंकि X और Z का रेशियो क्या है? 4:1 है। बांट दिया सर, देखो इसको इतना मिला, इसको इतना मिला। क्या रेशियो में नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सर। तो अब ये पैसे आपके बंट गए तो बैलेंस कितना बच गया? 80,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मैं दिखाता हूँ। 80,000 का 2 हिस्से बांट दिया मैंने। 15,000 किसको दिया? Z को। फिर किसका? 65,000 किसको दिया? X और Z को। किस रेशियो में? 4:1 के रेशियो में। साथ साथ देखते जाइए। अब बैलेंस ड्यू इतना बच गया। फिफ्थ रियलाइजेशन में पैसे आए 130, लेकिन 130 में से आपको कुछ अमाउंट प्रायोरिटी बेसिस पे X और Z को देना है। कितना देना है सर? 75,000। उसमें से 65,000 तो दे रखे हैं, कितना बच गया? 10,000। 10,000 को माइनस कर दो और 10,000 को बांट दो पहले किस में? X में और Z में। यस सर। इसको बांटने के बाद देखो कितना बैलेंस बचता है। इसका बचता है 80, इसका 60 और इसका 20। और मेरे पास पैसे कितने बच गए? मेरे पास पैसे बच गए हैं 1,20,000। उसको 4,3,2,1 में सबको बांट देंगे। मतलब सर ये 1,30,000 का हिसाब किताब कैसे हुआ? 2 हिस्से में हो गया। 10,000 किसको बांटा? X और Z को। और 120 किसको बांटा? अब कहने की बात है X, Y, Z तीनों को। जब X, Z को बांटा तो किस रेशियो में? 4:1। इसको बांटा तो 4:3:1। मज़ा आ गया। इसको बांट दिया। सर जो बैलेंस बच गया उसका क्या होगा? उसका कुछ भी नहीं होगा, वो डेफिशिएंसी है, वो उनका बैड लक है। उनका बैड लक है, उसकी पेमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोई भी फिफ्थ रियलाइजेशन के बाद सिक्स रियलाइजेशन सवाल में नहीं दे रखा है। जिसको क्या मानेंगे हम? डेफिशिएंसी मान लेंगे। आपको अगर लगता है कि मुझे चार्ट बनाकर दिखाना चाहिए तो मुझे नहीं पता क्यों लगता आपको। इसमें कुछ बचा नहीं, इसका सॉल्यूशन तो पहले ही हो चुका है। जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई थी ना, उसी में हो चुका था इसका। जो मैंने आपका वर्किंग नोट किया था ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था। और इसकी पूरी स्टेप्स मैंने आपको दो बार बता दी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था, डिटर्मिनेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल। सॉरी, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये था। मैं इसको बॉक्स में ले लेता हूँ इसको, क्योंकि यही इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट था। इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका अगर रेशियो निकालना आप समझ गए तो समझ लो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। लेकिन बच्चे, मैं एक बात जरूर कहूँगा, जितना कंफर्टेबली मैं ये सवाल कर लेता हूँ उतना कंफर्टेबली आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो कितने सालों से कितनी बार कर चुका हूँ, तो मुझे बेहद ही आसान लगता है ये। लेकिन आप तो पहली बार कर रहे हैं। आप इसको आसान बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन के साथ फाइट करना होगा, और कर करके आपके आप अपने पेन पे आ जाएगा, अपने आप कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। आपको मैं बताता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क करना चाहिए, ठीक है ना। और पेज नंबर 100 पे यहाँ पे 34th क्वेश्चन है और 35th क्वेश्चन है, जो इसी मेथड पे बेस्ड है। और उसके बाद आपका मेथड चेंज हो रहा है। तो 34th एंड 35th क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ, आपके बुक में वही क्वेश्चन होगा। मैं अगली क्लास में जब स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको बड़ा दिखा भी दूंगा, तब तक होमवर्क दे रहा हूँ आपको। ABC पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1 में है। क्रेडिटर्स 40,000 है, कैश 10,000 है। सवाल ढूंढ लीजिएगा आप। 35th AB अनुराग बजाज एंड प्रेरणा, अनुराग बजाज एंड प्रेरणा 3:1 में है। कैपिटल 54, 40 एंड 25 है। लैंड एंड बिल्डिंग ऑल दैट दे रखा है, आप निकाल लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चंस करेंगे। अगली क्लास में इसको हम हल्का सा रिवाइज कर देंगे 2 क्वेश्चन के साथ साथ, और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। अगर मुझसे पूछा जाए कि दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैं कहूँगा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।